एवरीवन, वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज ये एस्टेट के लिए 4th क्लास है। और हाँ फ्रेंड्स, बीच में 2 दिन वीडियोस नहीं आ पाई थी, कुछ फैमिली इश्यूज हो जाते हैं तो उस कारण वीडियोस नहीं आती हैं, थोड़ी सी बस बिजी शेड्यूल हो जाता है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कौन कौन से जो फैक्टर्स होते हैं वो अफेक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देन हम हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के कंसेप्ट को समझेंगे। उसको समझते हुए मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को जरूर करना है। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कौन कौन से फैक्टर्स जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट कर सकते हैं। और जो लोग आज इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, अब से पहले 3 क्लासेज हो चुकी हैं, तो प्लीज़ आप लोग उनको देख लीजिएगा, आपका थोड़ा सा बेस बन जाएगा, उसके बाद ही इसको देखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, प्रीवियस क्लासेज में मैंने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अच्छे से आप लोगों को समझाया था। ग्रोथ तो क्या होती है? ओनली स्ट्रक्चरल होती है, ठीक है ना, सिर्फ संरचनात्मक रूप से हमारा परिवर्तन होता है। जबकि जो डेवलपमेंट है वो कैसा होता है? स्ट्रक्चर के साथ साथ उसमें क्या होता है? फंक्शनल चेंज भी आते हैं। ओके, तो वो हमारा डेवलपमेंट था। तो इनको अफेक्ट करने के लिए इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर जो होते हैं उनके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। इंटरनल फैक्टर्स फ्रेंड्स, जो कि आंतरिक जो कारक हैं जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को ही प्रभावित करते हैं, पहले उनके बारे में देखते हैं, फिर हम देखेंगे एक्सटर्नल। ओके, तो जो इंटरनल जो होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? फर्स्ट है हमारे पास हेरिडिटी फैक्टर, सेकंड बायोलॉजिकल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल भी बोल सकते हैं इसको, और फिजिकल फैक्टर भी इसको बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट है इंटेलिजेंस फैक्टर, और नेक्स्ट वन है इमोशनल फैक्टर। ओके, अब देखिए हेरिडिटी फैक्टर। अब हेरिडिटी क्या होता है? आनुवंशिकता, जिसको हिंदी में बोलते हैं। हेरिडिटी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो हमारे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स से हमारे अंदर जो गुण हैं वो ऑटोमेटिक आ जाते हैं। जैसे कि हमारी आइज़ का कलर हो गया, हमारे हेयर का कलर हो गया, हमारी हाइट हो गई। तो जो पेरेंट्स जो होते हैं उनसे डायरेक्ट किस में आ जाते हैं? नेक्स्ट पीढ़ी में आ जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनके गुण भी संतान के अंदर आते हैं। तो वो सब किसके कारण आते हैं? हेरिडिटी के कारण आते हैं, आनुवंशिकता के कारण आते हैं। ठीक है, और जो ये आनुवंशिकता का जो कंसेप्ट है, सॉरी ये तो मैं चलो आपको बाद में बताऊंगी किसने दिया था। ओके, तो जो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं वो आप लोगों को समझ में आया क्या होते हैं कि जो पेरेंट्स से डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं। साथ में फ्रेंड्स, इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। अब आइज़, पेरेंट्स की जो आइज़ हैं अगर वो भूरे कलर की होती हैं तो हो सकता है कि उनके संतान की जो आइज़ हो वो भूरे कलर की हो जाए, और उसके ऊपर कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। हेरिडिटी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर मानव का कोई भी बस नहीं चलता है, वो ऑटोमेटिक होते हैं। ओके, नेक्स्ट है बायोलॉजिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स यानी फिजिकल फैक्टर्स जिनको बोलते हैं, जैविक कारक जिनको बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये भी फ्रेंड्स किस तरह से होते हैं? ये भी जो पेरेंट्स होते हैं उन्हीं से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये हमारी जो फिजिकल अपीयरेंस है, ओके, उसके अंदर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इम्पोर्टेंस शो करते हैं। जैसे कि हमारी हाइट वगैरह हो गई, तो आइज़ का कलर, जो हेयर के कलर जो थे वो तो हेरिडिटी फैक्टर्स के अंदर आ गया। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में जैसे कि हाइट हो गई, हाइट छोड़ो, आप लोग ये समझो मोटापा जो है, कई जो पेरेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं, मान लो उनको भाई मोटापा की शिकायत है। ओके, तो जो उनकी जो चाइल्ड होते हैं उनके अंदर भी ये शिकायत हो जाती है मोटापे की, लेकिन उसमें फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि वो अपनी डाइट को कंट्रोल में करके, एक्सरसाइज करके उसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। हाइट का तो ये नहीं था। ठीक है, तो हेरिडिटी फैक्टर्स हैं, उसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे कि मैंने आपको बताया आइज़ का कलर हो गया, ठीक है, हेयर का कलर हो गया, तो इनको क्या नहीं किया जा सकता? इनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जबकि जो बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। भाई जैसे कि मोटापे की शिकायत है, पेरेंट्स के अंदर मोटापे की शिकायत है तो चाइल्ड के अंदर मोटापे की शिकायत आती है। ठीक है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि भाई चाइल्ड को हम क्या करेंगे? एक उचित जो उसको जो उसका जो न्यूट्रिशन, जो उसकी डाइट होती है, उसको एक प्रॉपर डाइट देंगे और उसके साथ साथ उसकी प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, तो उसको क्या किया जा सकता है? कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इंटेलिजेंस, जो बुद्धि जो कारक है, इंटेलिजेंस फैक्टर है। अब देखिए जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, हमारी जो वृद्धि है, विकास है, उसको इंटेलिजेंस, हमारी जो बुद्धि होती है वो अच्छे से प्रभावित करती है। क्योंकि इंटेलिजेंस से ही बाकी जो हमारे जो और विकास है वो इंटेलिजेंस से ही जुड़े हुए होते हैं। मान लो कि अभी मैं आपको ये चीज़ें समझा रही हूँ, अगर आपकी कैचिंग पावर ज़बरदस्त है तो आपको एक बार में ही समझ में आ गया होगा, लेकिन हो सकता है कि किसी को भी बीच में गैप भी हो गया हो, या इंटेलिजेंस IQ लेवल का भी फ़र्क होता है। तो इससे क्या होता है
कि 2 बार देखनी पड़े वीडियो तब जा कर के समझ में आए। तो ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, ये इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। नेक्स्ट है इमोशनल फैक्टर, यानी संवेगात्मक जो फैक्टर होते हैं, भावनात्मक जो कारक होते हैं। इमोशनल में हमारे इमोशनल जो नाम से ही क्लियर है, हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारे संवेग जुड़े होते हैं। वो संवेग चाहे आपके, मान लो कोई अपना जो इमोशनल ब्रेकडाउन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी के अंदर किसी चीज़ का डर है, तो ये सब क्या है, इमोशंस है। तो जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसको इमोशंस जो होते हैं वो भी उसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब किसी के अंदर डर है तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा, उसको जो डर है वो उसको बार बार में क्या करेगा, लेग आउट करेगा, उसको पीछे खींचेगा, जो तो उसका डेवलपमेंट कैसे होगा। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को जो इमोशनल फैक्टर्स हैं वो भी प्रभावित करते हैं। जबकि एक जो बंदा है उसके अंदर कॉन्फिडेंस है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ओके। इस चीज़ में कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में फ़र्क होता है। तो वो क्या करेगा, अपने किसी भी काम को पूरे कॉन्फिडेंस से करेगा, उसको पता है कि हाँ भाई मैं इसको कर लूँगा, तो उसका डेवलपमेंट क्या होगा, वो अपने फील्ड में क्या कर पाएगा, अच्छा कर पाएगा, ठीक है। लेकिन यही उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, उसके अंदर फियर है, डर है किसी चीज़ का, तो वो अपने उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर। इंटरनल फैक्टर्स आपको समझ में आएंगे कि सबसे पहले मैं आपको ये रिवाइज करवा देती हूँ। हेरिडिटी फैक्टर्स हमने पढ़ा था, यानी आंखों का रंग, बालों का रंग, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट हमने बायोलॉजिकल फिजिकल फैक्टर, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर देखा है। उसमें क्या होता है कि उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है, एक अगर उचित तरीके से चला जाए तो। नेक्स्ट हमने देखा इंटेलिजेंस, जो बुद्धि है, जो IQ लेवल होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। जो इमोशंस होते हैं किसी व्यक्ति के वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स हम बात करते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स की। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं फ्रेंड्स, जो भारी रूप से प्रभावित करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। सबसे पहले आ जाता है फैमिली। फैमिली जो होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। आप लोगों ने वो कहानी तो सुनी ही होगी बचपन में कि जो अभिमन्यु थे वो अपनी माँ के पेट से ही वो सीख करके आ गए थे वो चक्रव्यूह को तोड़ना, ठीक है। तो फैमिली तो आपकी जब बच्चा माँ की कोख में होता है तभी से ही प्रभावित करना स्टार्ट कर देती है, उसका इन्फ्लुएंस आने लगता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है एनवायरनमेंट, कि बच्चे को जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलता है, जिस तरह का परिवेश में बच्चा रहता है, भाई कहते हैं ना कि काजल की कोठरी में जाए, कुछ ऐसी कहावत है ना, वो काला ही हो जाए। तो जब बुरे लोगों की संगति से बुरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है और अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो डेवलपमेंट भी क्या होगा, अच्छा होगा, ओके। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स। जो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है फ्रेंड्स, जो सामाजिक आर्थिक जो फैक्टर्स हैं वो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। अब एक बच्चे के पास जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो अच्छी है, ठीक है, अच्छी फैमिली से आता है, अच्छे स्कूल में जा रहा है, तो उसका डेवलपमेंट ऑब्वियसली अच्छा होता है। लेकिन वहीं एक पुअर फैमिली है, बिल्कुल पुअर फैमिली है, जो अपने बच्चे को अच्छे से एजुकेशन भी नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं उनका डेवलपमेंट रुक जाता है। तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स है, फैमिली फैक्टर्स है, एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं, ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, बाह्य फैक्टर्स हैं। जबकि जो हेरिडिटी, बायोलॉजिकल, इंटेलिजेंस, इमोशनल, ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे इंटरनल फैक्टर्स हैं। आगे इन्हीं के बेस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, कंसेप्ट आता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। जो हेरिडिटी अभी मैं आपको बता रही थी कि पेरेंट्स से जो पेरेंट्स के अंदर जो गुण होते हैं संतान के अंदर आ जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं, आनुवंशिकता कहते हैं, हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी का जो कंसेप्ट है वो किसने दिया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने दिया था। इन्होंने जो प्रयोग किया था वो किसके ऊपर किया था, मटर के दाने पे किया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ग्रेगर जॉन मेंडल, मटर, ये किससे जुड़े हुए हैं, आनुवंशिकता से जुड़े हुए हैं, ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अब फ्रेंड जो डेवलपमेंट होता है, अब पूछा जाता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी पे डिपेंड करता है या एनवायरनमेंट पे। तो हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है डेवलपमेंट, दोनों पे डिपेंड करता है, ओके। हेरिडिटी मैंने अभी आपको बताया कि हेरिडिटी क्या होती है, सेट द लिमिट हाउ फार वी कैन गो, वो एक लिमिट सेट करती है कि हम कितनी दूर तक जा सकते हैं। जबकि जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है। भाई जिस तरह का एनवायरनमेंट मिलेगा, जिस तरह का हमें परिवेश मिलेगा, उसी तरह की हमारी प्रकृति हो जाती है, ओके। जबकि जो आनुवंशिकता है वो कैसी है, स्थिर है, उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं हो सकता। अब पेरेंट्स की आइज़ का कलर ब्लू है तो बच्चे की अगर आइज़ का कलर ब्लू हो रहा है तो उसके अंदर कोई चेंजमेंट नहीं किया जा सकता। जबकि एनवायरनमेंट का हम चेंज करके बच्चे के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या याद रखनी है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। कितने पेयर्स होते हैं, 23। वैसे कितने हो गए, 23 टू जा
46, ओके। 23 पेयर्स होते हैं, उसके अंदर जो 22 पेयर्स होते हैं वो तो ऑटोसोम्स होते हैं, जबकि जो 23वां पेयर्स होता है उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि सेक्स क्रोमोसोम कौन से पेयर को बोलते हैं, 23वें पेयर को, ओके। अब फ्रेंड्स देखिए, जो मेल होते हैं उनके अंदर XY क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि फीमेल के अंदर XX क्रोमोसोम्स होते हैं। जो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम्स है वही क्या करता है, सेक्स का डिटर्मिनेशन करता है कि जो होने वाला जो बेबी है वो बॉय है या गर्ल है, वो कौन डिसाइड करता है, जो मेल के जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं, ओके। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जो ट्विन्स जो होते हैं, तो ट्विन्स भी दो तरह के होते हैं, एक तो जो आपको बिल्कुल सेम जिनकी शक्ल दिखती है, और जो दूसरे जो होते हैं उनकी सेम शक्लें नहीं होती हैं, ठीक है। तो एक तो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, एक फ्रेटर्नल ट्विन्स होते हैं। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं, सेम सेक्स, बॉय होगा तो दोनों बॉय होंगे, गर्ल होंगी तो दोनों गर्ल होंगी, ओके। एक जैसे दिखते हैं। मोनोजाइगोटिक यानी ये किससे बनते हैं, सिंगल सेल से बनते हैं। जो ट्विन्स हैं, जो सिंगल सेल से जो ट्विन्स बन रहे हैं वो सेम सेक्स होता है उनका, एक जैसे दिखते हैं, उनको आइडेंटिकल ट्विन्स बोलते हैं। जबकि जो फ्रेटर्नल ट्विन्स हैं उनको जाइगोटिक बोला जाता है। ये इनका सेम सेक्स हो भी सकता है और अदर सेक्स भी हो सकता है, यानी एक बॉय एक गर्ल भी हो सकती है, दोनों सेम भी हो सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेचर वर्सेस नर्चर। अभी मैंने आपको बताया नेचर किसको कहा जा रहा है, हेरिडिटी को कहा जा रहा है, और नर्चर हमारे एनवायरनमेंट को कहा जा रहा है, जो कि हमारा कैसा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। डेवलपमेंट हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चंस का आप लोगों को जवाब देना है। देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाते हैं। क्वेश्चन है वो पूछ रहा है, विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विकास कभी न खत्म होने वाली, यानी जो कभी भी खत्म नहीं होता। तो इसमें से क्या आंसर होगा, देखिए, अंतर संबंध का सिद्धांत नहीं, एकीकरण का सिद्धांत नहीं, बातचीत का सिद्धांत नहीं, ऐसा तो कोई सिद्धांत होता ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं कि कभी न खत्म होने वाली, जो कभी खत्म नहीं होता, यानी वो क्या होगा, निरंतर चलता रहता है। तो विकास कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे जुड़ा हुआ है, निरंतरता के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, मानव विकास कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। मैंने आपको मानव विकास के सिद्धांत पढ़ाए थे ना, विकास के सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ प्रेडिक्टिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन, वंशानुक्रम एंड वातावरण का सिद्धांत। तो ये सब चीज़ें जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो मानव, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नहीं है। तो क्या कह रहा है, निरंतरता। तो निरंतरता तो हमने देखा है, निरंतरता का सिद्धांत तो होता है। अनुक्रमिकता का सिद्धांत भी होता है, एक सीक्वेंस से चलता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ऐसा भी होता है। लेकिन प्रतिवर्ती ऐसा कोई सिद्धांत नहीं होता है, प्रतिवर्ती वाला। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास दोनों के संयुक्त योगदान का परिणाम है। किस किस का संयुक्त योगदान होता है, माता पिता और शिक्षक का, समाजशास्त्री और सांस्कृतिक कारक का, आनुवंशिकता और पर्यावरण का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोगों को पता लग गया होगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण का, ओके। नेक्स्ट है, चरित्र का विकास द्वारा किया गया है। चरित्र का विकास किसके द्वारा होता है भाई, इच्छा शक्ति हो किसी के अंदर, ठीक है, विल पावर हो, आचरण और व्यवहार, वो किस तरह का बिहेव करते हैं, नैतिकता, मोरलिटी हो, ये सभी। तो क्या हो जाएगा, ये सभी जो कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट होता है, चरित्र का विकास इच्छा शक्ति, आचरण, व्यवहार, नैतिकता, इन सभी से मिलकर के होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यक्तित्व का परिणाम है। मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम है, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया, केवल पर्यावरण, केवल आनुवंशिकता, पालन पोषण और शिक्षा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवंशिकता से संबंधित कारक है। इनमें से कौन सा जो है वो आनुवंशिकता से संबंधित है। हेरिडिटी, मैंने आपको बताया था ना, हेरिडिटी आनुवंशिकता क्या होती है, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, नो। सोशल का कुछ मतलब ही नहीं है आनुवंशिकता में। सहकर्मी समूह के प्रति रवैया, नहीं, सहकर्मी का भी कोई रोल नहीं है। सोच पैटर्न, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो एनवायरनमेंट से, जिस तरह के हम एनवायरनमेंट में रहते हैं वहाँ से भी डेवलप हो जाती है। आँखों का रंग, ये बिल्कुल सही है, आँखों का रंग एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज नहीं होता है, ये आनुवंशिकता के ऊपर डिपेंड होता है, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को आकार देने वाली पर्यावरणीय कारकों को छोड़कर निम्नलिखित सभी शामिल हैं। तो विकास के अंदर जो पर्यावरण कारक हैं उनमें से इन सभी को छोड़कर क्या निम्नलिखित सभी शामिल है। देखिए, संस्कृति, हाँ भाई सही बात है, पर्यावरणीय कारक है, एक्सटर्नल फैक्टर्स है संस्कृति। शिक्षा की गुणवत्ता, बिल्कुल सही है। काया यानी शरीर के बारे में बात कर रहा है। पोषण की गुणवत्ता, बिल्कुल सही है, बाहर का है। लेकिन काया ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, बाकी सभी क्या है, पर्यावरणीय कारक हैं। नेक्स्ट है, शारीरिक वृद्धि एवं विकास को क्या कहा जाता है। शारीरिक क्या हो रही है, वृद्धि भी हो रही है और विकास भी हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये कंसेप्ट मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, अभी पढ़ाऊंगी थोड़ी देर में, कल या परसों में। तो उसको क्या बोलते हैं, परिपक्वता बोलते हैं, मैच्योरिटी बोलते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास दोनों को क्या बोलते हैं, परिपक्वता। नेक्स्ट है, कौन सा कथन बच्चे के विकास में स्फेलोकोडल के सिद्धांत के अनुरूप है। तो स्फेलोकोडल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। स्फेलोकोडल सिद्धांत क्या कहता है कि जो विकास है वो सिर से पैर की तरफ होता है, ना कि पैर से सिर की ओर। ओके, और प्रोक्सोमोडिस्टल क्या कहता था, केंद्र से बाहर की ओर। माता पिता से संतानों में गुणों का संचरण कहलाता है। माता पिता से संतान में गुणों का संचरण काफ़ी बार बता चुकी हूँ, क्या कहलाता है, आनुवंशिकता कहलाता है। ओके, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, ये कुछ थ्योरी थी जो मुझे आप लोगों को करवानी थी। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स ये क्लासेज आपके एसटेट के एग्ज़ाम के लिए हैं। बाकी आपका सीटेट का एग्ज़ाम हुआ, आरटेट का एग्ज़ाम हुआ जिसको रिट बोलते हैं राजस्थान वाला, या फिर आपका कोई भी एग्ज़ाम है, सभी के अंदर जहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड, चाइल्ड पेडागोजी जो भी आती है, तो उसके अंदर ये आपके लिए कुछ ना कुछ यूज़फुल ज़रूर रहेगी। तो सभी के साथ इसको शेयर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।